like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। एक दौर था कि शहर बेंगलोर के खुशगवार मौसम और यहाँ की मेहमान नवाजी को पूरी दुनिया में याद किया जाता था। लोग बैरूनी ममालिक में रहकर भी यहाँ के खुशगवार मौसम के हवाले से शहर बेंगलोर को याद करना एक अहम फरीज़ा समझते थे। खुशगवार मौसम ही नहीं बल्कि यहाँ बसने वाले लोगों की खुश अखलाकी और मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मारूफ थी। धीरे धीरे हालात बदले, पोल्यूशन बढ़ता गया, जगह जगह दरख्तों की कटाई और जगह जगह गड्ढे और ड्रेनेज के मसाइल यहाँ की खूबसूरती को बिगाड़ कर रख दिया। उसी हवाले से अगर देखा जाए तो शहर बेंगलोर में न सिर्फ मारूफ उलमा गुजरे हैं बल्कि अदबी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शहसवार भी इस मिट्टी की देन हैं। हजरत ज़ौक़, हजरत शौक़, हजरत ज़ायक़, हजरत कैफ और न जाने हजरत माइल, हजरत नफीस, न जाने कैसे कैसे बड़े बड़े शोराए कराम इस मिट्टी के हवाले से याद किए जाते हैं। हजरत शौक़ के शागिर्दों में हजरत असद एजाज एक मारूफ नाम गुजरा है जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया। हजरत का एक ताज़ियती इजलास अभी गुज़िश्ता दिनों मुनक़िद था जिसमें उनके चाहने वालों ने और शागिर्दों ने बेहतरीन खराज अकीदत पेश करके हजरत को याद करने का हक अदा किया है। चलिए जानते हैं इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट। हजरत असद एजाज साहब जो है एक खलीक़ुश शुरा थे, उस्ताद शायर थे। मैं बचपन से उनको जानता था। एक अजीम शायर, एक अजीम शख्सियत थी। असद एजाज साहब का जो कलाम था बहुत ही मेयारी कलाम था, लेकिन जिस तरीक़े से उसको मंजर आम पे लाना था कई चीज़ें नहीं आई हैं। आज जो है डिजिटलाइज का ज़माना है। इस ज़माने में जो है उनके कलाम को सारी दुनिया में फैलाने के लिए एक आसान तरीक़ा है। उसको सारी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में आज फैला सकते हैं। उसके लिए मैंने डिजिटलाइज करने के लिए उनसे गुजारिश की है। उनका जो भी कलाम है, उनके मज़ामीन हैं, उनके ग़ज़लात हैं, इस सब को जो है आम करना है आज। और जैसा कि आपने पूछा कि इससे पहले भी कुछ वादे हुए हैं बुज़ुर्ग शुरा के ताल्लुक़ से, यकीनन एक ज़ख़ीरा जो है हमारे सैयद अहमद साहब जो एडवोकेट थे, शहर की बड़ी मशहूर हस्ती, उनके पास एक ज़ख़ीरा था। उनके बाद जो है मैंने उनके फर्जंदान से, मैं मुबीन नवर साहब, काफ़ी चीज़ें लेने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मैं अभी भी कोशिश करूँगा। और हमारे जो आज मुखाले पढ़े गए असद एजाज साहब के ताल्लुक़ से काफ़ी तहक़ीक़ करके उन लोगों ने लिखा था। जो भी बुज़ुर्ग शुरा हमारे गुज़रे हैं उनके ताल्लुक़ से अगर कोई भी रिसर्च करके उनके ताल्लुक़ से उनकी शख्सियत को, उनके कलाम को ला कर दें तो हमें उसे शाया करने में जो है मैं पूरी मदद करूँगा। हज़रत की वफ़ात के बाद सबसे पहले अनहर सऊदी ने कहा कि हज़रत के बारे में एक ताज़ियती इजलास करेंगे। उस वक्त हालात जैसे आप जानते हैं कोरोना के, लॉकडाउन के रहे। मैंने कहा था कि जैसे ये तमाम चीज़ें थम जाएंगी उस वक्त इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। एक मीटिंग हम लोगों ने बुलाई, हज़रत के बिल्कुल जो ख़ास शागिर्दों में से थे, उसमें मैं, शेख हबीब, अकरमुल्ला बेग, अफसर बेंगलुरी, फिर हमारे सूफ़ी खलील अहमद और शेख हबीब साहब के बाद हमारे शफ़ीक़ आबिदी साहब, अनहर सऊदी साहब और हम तमाम ने बैठकर एक मीटिंग की
फिर हनीफ अफसर साहब को भी उसमें बुला लिया गया था। जिस तरह खलीफुश शोरा से मुतालिक आज का इजलास हुआ, तो क्या दीगर असातिज़ात से भी मुतालिक इस तरह के प्रोग्रामों का होना चाहिए मंसूबा है? नहीं, चूँकि वो हमारे उस्ताद थे, हमारा पहला हक बनता था कि हम हमारे उस्ताद के इसमें करें। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हर 2 महीने 3 महीने में अगरचे किसी पर करना है तो करेंगे। बात जहाँ डिजिटलाइज की कर रहे थे शरीफ साहब, जब मैं उर्दू एकेडमी का चेयरमैन था तो उसके लिए पूरी मंजूरी मीटिंग में दे दी गई थी। देने के बावजूद भी यहाँ तक कि एक टीवी का कैमरा भी नहीं लगाया गया, वो क्योंकि रजिस्ट्रार था नहीं, दूसरे थे। ये महकमे में क्या होता है कि मैं बैठकर पास भी कर दूं तो वो लोग जो फॉलो करते हैं वो करने पर तैयार नहीं थे, वरना उसी वक्त हमारा एक स्टूडियो भी बन जाता था। और हैसियत मुहिब उर्दू इन इक़दामात को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इस सिलसिले में क्या इक़दामात हुए? इंशाअल्लाह अभी तक तो हमने ये कोशिश की थी, ये करे हैं, आइंदा करेंगे ज़रूर डिजिटलाइज करने का। मैं पहले से भी हमारा एक मंसूबा रहा है। तो या बुज़ुर्गों से मुताल्लिक़ ऐसे इक़दामात होते हैं तो नई नस्ल तक पहुँच नहीं पाते ये इक़दामात, तो पहुँचाने का एक मुअस्सिर तरीक़ा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बात मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आज असद याद साहब खुशनसीब हैं कि उनके शागिर्दों ने, उनके मुहिब्बों ने मिलकर एक जो है आज ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद करके दुनिया को ये पैगाम तो दिया है कि उन शोरा का भी याद करना चाहिए जिन शोरा के ज़ेर साया बेंगलोर में नहीं बल्कि हर जगह पूरे कर्नाटक में शोरा जो है आगे बढ़े हैं। नई नस्ल के शोरा को उन लोगों ने परवान चढ़ाया है, जिसमें जैसे आज़ाद साहिरी साहब एक नामवर नाम था बेंगलोर का, और जैसे कि शौक़ साहब का नाम खुद लिया गया यहाँ पर जो असद याद साहब के उस्ताद थे, तो चिराग साहब की याद तो मनाई गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम बुज़ुर्गों को याद नहीं करेंगे तो नई नस्ल को परवान नहीं चढ़ा पाएंगे, इसलिए कि माजी से हाल और हाल से मुस्तकबिल मुंसलिक होता है। जिसका माजी रोशन होता है वो हाल को भी रोशन करने की कोशिश करता है, और जिसका हाल रोशन होता है वो मुस्तकबिल की ताबनाकी पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि सबक माजी से सीखो, ये हमेशा काम आता है। कमा खिंचती है जितनी तीर उतनी दूर जाता है। लेकिन ये इल्ज़ाम है कि शेरी मेयर जो होना चाहिए वो मुसलसल गिरता जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज और कल के शोरा में जो फ़र्क आया है, मैंने जो मुताले की बुनियाद पर और मुशाहदे की बुनियाद पर महसूस किया है, वो ये कि आज का शायर जो है तख्लीद कर रहा है, तख्लीक से दूर हो रहा है, जबकि शायरी तख्लीक मांगती है। नए नुकात हर लम्हा अल्लाह ताला जन्म देता है, हर लम्हा नए नए नुकात जन्म ले रहे हैं, लेकिन हमारा नौजवान शायर उन नुकात तक पहुंचने की कोशिश में नहीं है, एक। और दूसरी बात, आज बयानिया शायरी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, मुशायरों के हवाले से या दूसरे सियासी रंग में अशार कहे जा रहे हैं, और वाहवाही हो रही है। वाहवाही के लिए शायरी जो है वो शायरी नहीं होती। वाहवाह अपनी जगह है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूँ, वाहवाह या दादो तहसीन अपनी जगह है, लेकिन शायर को कभी भी ये सोचकर शेर कहना चाहिए कि मुझे जो है तामीरी अदब को फ़रोग़ देना है। अगर मेरे तामीरी अदब में दम कम है तो दुनिया खुद ब खुद वाहवाही करेगी। शेरी हवाले से जो बातें कही जाती हैं ये अलग बात है, लेकिन नई नस्ल उर्दू से भी तकरीबन दूर होती जा रही है। देखिए, तो इसे करीब तर करने के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए और क्या हुए हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये सिर्फ किसी एक रियासत का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का नहीं बल्कि कायनात उर्दू का मसला है। हालांकि उर्दू ज़बान आज अगर ज़िंदा है तो वो सिर्फ अपने बल पर ज़िंदा है, और उसकी जो चाशनी है, जिसका जो उसमें जो आहंग है, उसमें जो क़ुव्वत है, जो खूबसूरती है, उस बुनियाद पर ज़िंदा है। नई नस्ल को हम लोग उर्दू ज़बान से राग़िब करने में हत्तल मक़दूर नाकाम है, मैं ये तरफ़ करता हूँ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हर जगह जो है इलाक़ाई ज़बानों का गलबा है। एक तरफ इलाक़ाई ज़बानों का गलबा और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज़ी ज़बान का लाजिमी, तो दरमियान में पिस रही है मादरी ज़बान। हालांकि मेरा मानना ये है कि मादरी ज़बान से जो लोग दूर हो जाते हैं वो अपनी तहज़ीब से दूर हो जाते हैं। ये सिर्फ उर्दू का ही मसला नहीं, किसी भी मादरी ज़बान का मसला हो, यहाँ पर जो है हम लोग जो है अगर मादरी ज़बान से दूर हो रहे हैं, तो मेरा पैगाम पूरे उर्दू दुनिया को यही है
کہ آپ اپنی اردو زبان سے اسی طریقے سے محبت کرو جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. میرے استاد محترم خلیق الشعراء اسد اعجاز صاحب کا ذکر اور ان کی نسبت سے یہ تعزیتی نشست منعقد ہوئی جس میں کافی شعراء اکرام اور ان کے تلامذہ تشریف لائے ہیں. زبان کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو تقریباً پورے ملک میں بات کہی جا رہی ہے کہ اردو دم توڑ رہی ہے، اردو دم توڑ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک مقالہ نگار نے کہا اردو کے جتنے الفاظ تھے جیسے امی جان، ابو جان، مامو جان، چچا جان، یہ سب کنورٹ ہو گئے انگریزی میں، انکل بن گئے ہیں. تو اردو دان طبقہ جن کے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں کہ اردو اپنے بچوں کو پڑھائیں، اردو اپنے بچوں کو سکھائیں، بولنا سکھائیں، لکھنا سکھائیں. اور آپ حضرات کا بھی بہت بڑا رول اس میں ہو سکتا ہے، میڈیا کا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا. اگر اس سلسلے میں آپ حضرات بھی کوشش کریں، ایک تنظیم نہ صحیح، ایک اچھی کوشش کے طور پر ان لوگوں کو متوجہ کریں جہاں زبان قدرت رکھتے ہوئے یہ زبان بولی نہیں جاتی یا بولنا نہیں چاہتے. آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے، آپ ان کو نوٹ کریں، ہر دوسرے جملے میں وہ انگلش کا کوئی نہ کوئی ورڈ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں سامنے والے کو یہ جتانے کے لیے کہ ہم بھی انگریزی جانتے ہیں. اس وقت دنیا کو یہ نہیں بتانا ہے کہ ہم انگریزی جانتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بلکہ اس وقت بہت ضروری ہے پورے ملک میں خصوصاً، اور بنگلور کسی زمانے میں یہ ادب کا گہوارہ رہا. اللہ کرے کہ پھر آپ حضرات کی کوششیں، شعراء کرام کی، ناقدین کی، نثر نگاروں کی، اگر ان کی محنتوں سے مستقل محنت کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا مستقبل ہم دیکھنے کی تمنا کر سکتے ہیں اور امید رکھ سکتے ہیں. تو تہذیب کے گرتے معیار کو اگر سنبھالنے کی کوشش ہو تو کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ پھر وہی عرض کروں گا میں، تہذیب گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، تہذیب وہیں سیکھی جاتی ہے. ہمارا جو بچپن آپ سب حضرات کا، ہمارے جو بڑے تھے، دسترخوان پر تہذیب سکھائی جاتی تھی، کس طرح کھایا جائے، کیسے کھایا جائے. پانی اگر پینا ہوتا دسترخوان پر سکھایا جاتا کہ دائیں ہاتھ سے. کپڑے اس طرف اگر آپ توجہ کریں، آج جو بے حیائی عموماً عورتوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ بے حیائی، مردوں میں آپ دیکھیے پینٹ پہنتے ہیں پھٹی ہوئی اور اسے فیشن سمجھا جا رہا ہے. تہذیب کے نام پر جو فحاشی عام ہو رہی ہے یا تہذیب کے نام پر نوجوان بچے جو بھٹک رہے ہیں، بہک رہے ہیں، بلکہ گمراہ ہو رہے ہیں، تہذیب سے بھی، شریعت سے بھی، اسلام سے بھی، ان نوجوان بچوں کو اس وقت سمجھانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ بچے نہیں سنیں گے، لیکن کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے بچوں کے ساتھ اپنا وقت شیئر کرے. کیا یہاں کی جو اردو اکیڈمیاں ہیں یا سرکاری طور پر جو اکیڈمیوں کا انعقاد ہے، اس سلسلے میں کوئی کامیاب مہم نہیں چلا سکتی یا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ اصل میں ایک خانہ پوری کا مسئلہ ہے جہاں تک میری رائے ہے، اس لیے کہ جتنے اکیڈمیز ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا اس وقت، اردو اکیڈمی کے علاوہ جتنے اکیڈمیاں ہیں آپ دیکھیے بالکل سرگرم ہیں. ان کے جو سیاسی قائدین ہیں مستقل ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور جتنا کچھ سینکشن ہوتا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچا کر حکومت کو دیتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت امانت دار ہیں، وفادار ہیں. جتنا ہو سکتا تھا اس سے زیادہ بحیثیت چیئرمین آف کرناٹکا اردو اکیڈمی کرنا چاہیے تھا. تو تہذیب کی آپ نے جو بات کی اور دوسری جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے یا جو سوال آپ نے کیا ہے، جو بھی اب تک اکیڈمی کا چیئرمین میسر نہیں ہوا، ہمارے سیاسی قائدین کہاں ہیں؟ کیا یہ میں سوال پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے بڑے سیاسی قائدین ہیں
जिनकी तोती बोल रही है या जिनका तोता बोल रहा है, कहाँ हैं वो? ज़बान से अगर वाक़ईतन मोहब्बत है, ज़बान का मामला, ये ज़बान रोटी से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने सियासी कायदीन हैं आप देखिए, सब उर्दू स्कूल में पढ़े हुए हैं। कोई फ्रांसिस जेवियर का, कोई बाल्डविन का, कोई कहीं का नहीं है, सब हफीजा स्कूल। रहमान, आज हफीजा स्कूल को देखिए, हालत ज़ार उसकी देखिए क्या है, रहमानिया स्कूल देखिए। तो हमारे जितने सियासी कायदीन हैं, बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा, थोड़ी सी उनकी तवज्जो हो जाए। हुकूमत करेगी, फलां करेंगे नहीं, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले हम शुरू करें, फिर आगे से उम्मीद रखें। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।